Welcome back to all of you. This is Seema here. प्रीवियस क्लासेस में आपने जो पढ़ा है एक बार हम उसे रिकॉल कर लेते हैं। प्रीवियस क्लासेस में आपने पढ़ा था होमोजीनियस, नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को आपने पढ़ा था। और यदि सिस्टम ऑफ इक्वेशंस जो है वो आपका यदि नॉन होमोजीनियस है तो आपको उसको काफ़ी एफर्ट से करके सॉल्व करना पड़ता है। दैट मीन्स वहाँ पर भी कैलकुलेशन में और ज़्यादा लंबा टाइम लगता है। एंड रदर देन दिस आपने पढ़ा था कंसिस्टेंसी भी आपने पढ़ा था कि कंसिस्टेंसी कैसे चेक करते हैं। अभी कुछ देर पहले आपने पढ़ा था कंसिस्टेंसी के बारे में। तो चलिए कंसिस्टेंसी वगैरह आपको क्लियर है, सारे केसेस आपको क्लियर है। मैंने आपसे कहा है कि हम केस 1 और केस 2 जो है यहाँ पर पे इन दोनों केस पे स्पेशली केस 2 जो है यहाँ पर पे आपके पास सेकेंड केस जो कि बड़ा कंफ्यूजिंग केस है यहाँ पर पे, उस केस को समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल जरूर लेंगे। और मैंने कहा था और चलिए अब वो वक्त आ गया यहाँ पर पे सेकेंड केस के लिए क्या करें यहाँ पर पे एग्जाम्पल्स पर वर्क कर रहे हैं यहाँ पर पे। तो ये जो एग्जाम्पल है यहाँ पर पे रिगार्डिंग टू दिस सेकेंड एग्जाम्पल यहाँ पर पे जो आपकी कंडीशन को क्लियर कर देता है। जरा एक बार रिकॉल करते हैं यहाँ पर पे कि वो सेकेंड केस क्या था। जहाँ तक मुझे ध्यान आ रहा है यहाँ पर पे सेकेंड केस था जबकि आपका जो डेल है यहाँ पर पे दैट मीन्स द डिटर्मिनेंट ऑफ द कोफिशिएंट मैट्रिक्स वो क्या यहाँ पर पे 0 है। और एट द सेम टाइम बाकी और जो डिटर्मिनेंट है आपके दैट मीन्स डेल 1, डेल 2, डेल 3 जितने भी नंबर्स में डेल निकलते हैं यहाँ पर पे वो सारे डेल भी क्या है इज इक्वल्स टू 0 है। तो ऐसी कंडीशन में दो पॉसिबिलिटी बनती है यहाँ पर पे उस केस में, या तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट होगा या तो कंसिस्टेंट नहीं होगा। ऑब्वियसली यदि कंसिस्टेंट है तो जैसे मैंने आपको बताया था यहाँ पर पे इन्फिनाइट मैनी सोल्यूशंस होने की पॉसिबिलिटी है यहाँ पर पे। ठीक है, अब यदि होता है तो आपको निकालना पड़ेगा कैसे इन्फिनाइट मैनी सोल्यूशंस होते हैं। बट यदि सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इनकंसिस्टेंट है तो आगे मैथ्स को सॉल्व करने का सवाल खड़ा नहीं होता है, जस्ट बिकॉज जो आपको पता ही होगा यदि इनकंसिस्टेंट है दैट मीन्स इट हैज नो सोल्यूशंस, तो आपको मैथ सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो केस 2 मैंने वापस रिकॉल कर दिया। चलिए अब इससे रिलेटेड एक एग्जाम्पल पर आते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। You can see this is an example of the basis of the second case. ये second case को बहुत अच्छे से क्लियर करेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर here we have 3 different linear equations. First one is what x plus y plus z is equals to 1. Second one you can see here x plus 2y plus 3z is equals to 4 and x plus 3y plus 5z is equals to 7. In this example, what is the example? What is the actual task? According to this example, by using the determinant, solve the equations, solve this equations. अब solve this equations का मतलब ये है इन तीनों equations को जैसे तैसे आपस में solve कीजिए और solve करके इनमें से आप वेरिएबल x, y और थर्ड वेरिएबल z तीनों को क्या कीजिए यहाँ पर पे evaluate कीजिए। That means आप इनकी वैल्यूज को निकालिए। तो भाई x व z की किसी इक्वेशंस को सॉल्व करके वेरिएबल्स की ही वैल्यू निकल के और जिसे हम इक्वेशंस पढ़ते हैं जिसे हम क्या पढ़ते हैं यहाँ पर पे सोल्यूशन पढ़ते हैं। आगे बढ़े यहाँ पर पे तो इन इक्वेशंस को आपस में सॉल्व करना है और वेरिएबल x व z की वैल्यूज हमको निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे यहाँ पर जैसे कि आपको मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था बाय द क्रेमर रूल, लेकिन क्रेमर रूल भी बाद में लगेगा। क्रेमर रूल से पहले तो आपको चेक करना है यहाँ पर पे कि आपका दिया हुआ सिस्टम ऑफ इक्वेशन कंसिस्टेंट है या नहीं। और कंसिस्टेंट होने के लिए मैंने कहा था यहाँ पर हमने जो कंसिस्टेंसी थी द कंडीशंस ऑफ द कंसिस्टेंसी ऑन द बेसिस ऑफ डेल हमने निकाला। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप डेल निकालिए। डेल दैट मीन्स द डिटर्मिनेंट ऑफ द कोफिशिएंट मैट्रिक्स एंड हाउ वी कैन कैलकुलेट द डेल एज यू नो मैंने आपको बताया यहाँ पर कैसे निकाला जाता है। यहाँ पर दैट मीन्स आपको क्या करना है पहले तो उन इक्वेशंस को नंबरिंग कर दीजिए ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो और इस तरीके से उनको वन बाय वन एक के नीचे पैरेलल अरेंज कीजिए ताकि जब आप x वाले कोफिशिएंट्स देखें तो आपको एक लेवल पर नजर आए। और जब आप सेकंड वेरिएबल y इस तरीके से जब आप अरेंज करते हैं तो सेकंड वेरिएबल y के भी क्या हो जाते हैं यहाँ पर सारे कोफिशिएंट एक साथ अरेंज हो जाते हैं और है ना। और उससे क्या होगा आपको जो एक बोलता है ना पिकअप करना यहाँ पर से दैट मीन्स द वेरिएबल x के कोफिशिएंट क्या हो गया लाइन अप हो गए हैं, इस तरीके से क्या हो गया अरेंज हो गए हैं। कॉलम y के अरेंज हो गए और इसी तरीके से कॉलम z के भी अरेंज हो गए और इस तरीके से अरेंजमेंट से साथ ही साथ क्या होता है हमको इक्वल्स टू b जो है वो बहुत ही क्लियर दिखाई देता है। दैट मीन्स जो कॉन्स्टेंट्स को लेकर के बनाया हुआ आपका कॉलम मैट्रिक्स b है वो आपको बहुत ही नीट एंड क्लियर दिख जाता है कि उसमें क्या एलिमेंट्स तैयार होंगे 1 4 7 हियर इज नो डाउट। तो सबसे पहला काम आपका क्या होगा दिए हुए नंबर ऑफ इक्वेशंस को आप क्या कर लीजिए अरेंज कर लीजिए। और अरेंज कैसे यहाँ पर उनकी नंबरिंग कर लीजिए इक्वेशन नंबर 1 2 3 और इस तरीके से उन्हें पैरेलल या पैरेलल वाइज अरेंज कर लीजिए ताकि कोफिशिएंट देखने में कोई प्रॉब्लम ना जाए।
ठीक है। सेकंड थिंग इज व्हाट, अब इस अरेंजमेंट से डिटरमिनेंट बनाना बहुत आसान होगा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि डिटरमिनेंट ऑफ द कोएफिशिएंट मैट्रिक्स ए, ये कैसे निकालना है यहाँ पर, तो इसका हम क्या करते हैं यहाँ पे, पहले कॉलम में आप वेरिएबल एक्स के, है ना, और सेकंड वेरिएबल में आप यदि अनदर के वेरिएबल, तो हमारा अनदर वेरिएबल का एक्स को नहीं यहाँ पर, यहाँ पर हमारे पास 3 डिफरेंट वेरिएबल है ना, एक्स है, वाई है और जेड है। तो इसके पहले आप क्या लेते थे, x1 x2 x3 ऐसे लेते थे वेरिएबल्स, डिफरेंट वेरिएबल्स आप ऐसे लेते थे, है ना, एक ही वेरिएबल x लेकर के उसके रिस्पेक्ट में 1 2 3 लिख करके आप उसमें डिफरेंसेस को क्लियर करते थे, उसे एज अ डिफरेंट वेरिएबल काउंट करते थे। बट यहाँ पर आपको रिस्पेक्ट में 1 2 3 लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके इक्वेशंस में ऑलरेडी 3 डिफरेंट वेरिएबल्स लिया है उसमें। तो पहला जो कॉलम होगा यहाँ पर वो वेरिएबल x के कोएफिशिएंट से बनेगा, सेकंड कॉलम जो होगा वो सेकंड वेरिएबल y के कोएफिशिएंट से मिलकर बनेगा, और जो थर्ड कॉलम है यहाँ पर वो थर्ड वेरिएबल z के कोएफिशिएंट से मिलकर के बनेगा, है ना। ये तो आपको पता है, और इस तरीके से आप डेल निकाले थे यहाँ पर। अब इसको सॉल्व कीजिए बेसिकली, जैसे कि आपको किसी भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स या स्क्वायर मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट को सॉल्व करने आता है। ये एक ऑर्डर 3 वाला स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट है जिसे बेसिकली आपको सॉल्व करने आता है। आप यहाँ पर कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई ऑपरेशन लगा के ही सॉल्व करें, है ना, ऑपरेशंस लगाना है या प्रॉपर्टी यूज़ करना है, ये सारी चीज़ें ऑपरेशंस लगाना तब ज़रूरी होता है जब क्वेश्चंस में बोला जाता है कि भाई विदाउट एक्सपैंडिंग यू हैव टू सॉल्व दिस डिटरमिनेंट। बट यहाँ ऐसे कोई शर्त नहीं, क्योंकि यहाँ पर टारगेट ना केवल इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करने का बल्कि आपके सिस्टम ऑफ दिए हुए सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व करने का है। तो टारगेट जो है उस तक पहुँचना है, चाहे मैथड कुछ भी हो, फर्क नहीं पड़ता। तो ध्यान रखिए यहाँ पर अब आप इसका इवैल्यूएशन या इसका सिंप्लीफिकेशन चाहे जैसे करें, विदाउट एक्सपांड करें या डायरेक्ट एक्सपांडिंग के थ्रू कर दे, डजंट मैटर। तो मैंने यहाँ पर डायरेक्ट एक्सपांड कर दिया, आप चाहें तो ऑपरेशन लगा के इसको सॉल्व कर सकते हैं। बट मैं ऑपरेशन क्यों नहीं लगा रही हूँ यहाँ पर उसके पीछे रीजन क्या है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं डिटरमिनेंट में नंबर बहुत ही छोटे हैं, 1 2 3 4 5, इवन यहाँ पर 6 7 भी नहीं है, आप इस डिटरमिनेंट में देख सकते हैं। तो प्लस माइनस या इनटू जो अर्थमेटिक ऑपरेशंस होते हैं ड्यूरिंग एक्सपांड्स, वो ज़्यादा हमारे लिए कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगा। आ रही बात समझ? तो ये ऑलरेडी एक सिंपलेस्ट फॉर्म है, तो उसको ज़्यादा और वैसे तो आप ऑपरेशन लगा सकते हैं 1 1 दैट मीन्स 00, बट वैसा मत कीजिए, डायरेक्ट एक्सपांड कर दीजिए, तो भी आपका समय बचेगा, क्योंकि आपका टारगेट सिर्फ एक डिटरमिनेंट को सॉल्व करना नहीं, पूरे सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम टू गैसिंग कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं ऑपरेशन के थ्रू, वैसा सब मत कीजिएगा, डायरेक्ट एक्सपांड कर दीजिए, जैसे मैंने यहाँ पर किया है, एक्सपांड अलाउंग विद द फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, यू कैन बोथ। मैंने यहाँ पर अलाउंग विद द फर्स्ट रो किया है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर फर्स्ट रो के जैसे कि आपको एक्सपांड की मैंने इसको सॉल्व किया, आपको एक्सपांड आता है, मैं आपको रिपीट नहीं करूँगी। यदि किसी को कोई डाउट आता है सिंप्लीफिकेशन में तो वो मुझे कमेंट सेक्शन पे बताएगा जाकर, ठीक है। चलिए तो अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर इस तरीके से एक्सपांड की थी, मैंने इसको बेसिकली सॉल्व किया और मैंने देखा इसका सिंप्लीफिकेशन क्या है, 0 है। सिमिलरली अब मैं निकालूंगी del 1 del 2 del 3, यहाँ पर भी मैं सिर्फ del 3 ही तक निकाल सकती हूँ, जस्ट बिकॉज यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 3 ही वेरिएबल्स मेरे पास हैं, आप देख सकते हैं जो सॉरी आप देख सकते हैं मुझे जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस प्रोवाइडेड है उसके पास कितने लीनियर इक्वेशंस हैं, 3, है ना, और किसी एक लीनियर ऑफ इक्वेशंस में कितने वेरिएबल है यहाँ पर 3, है ना, वही 3 वेरिएबल्स रिपीट हो रहे हैं यहाँ पर बाकी 2 इक्वेशंस में। तो एग्जैक्टली मेरे पास कितने वेरिएबल्स हैं यहाँ पर 3, x y और z, है ना। तो कितने डाल्स तैयार किए जा सकते हैं, 3 डाल्स तैयार किए जा सकते हैं, del 1 फॉर द x, del 2 फॉर द इवैल्यूएशन ऑफ y एंड del 3 फॉर z। Just because Cramer rule आप अप्लाई करेंगे, here we have no choice, we have the single choice of Cramer rule. Cramer rule जो कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में इंट्रोड्यूस कर चुका है। चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे, पर भाई del 1 आप कैसे निकालते हैं, मैंने आपको बताया था del 1 निकालना है, तो देखिए del 1 रिस्पेक्ट में क्या लिखा है, 1 लिखा है, तो याद रखेंगे आप इससे कि भाई del 1 निकालना है, मतलब मुझे उस del दैट मीन्स उस डिटरमिनेंट ऑफ कोफिशिएंट मैट्रिक्स के कॉलम फर्स्ट को 1 है ना, तो इसके कॉलम फर्स्ट को आप क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे। रिप्लेस किससे करना है, कॉलम मैट्रिक्स बी से, इससे कॉलम मैट्रिक्स बी, हमारा कॉलम मैट्रिक्स बी क्या है, 1 4 7 है, तो इस 1 4 7 दैट मींस कॉलम मैट्रिक्स बी 1 4 7 से आप क्या कर दीजिए, रिप्लेस कर दीजिए इस डिटरमिनेंट के फर्स्ट कॉलम को। तो आप देख सकते हैं डिटरमिनेंट ये है और इसके फर्स्ट कॉलम 1 1 1 के बदले मैंने 1 4 7 लिखा है, यू कैन सी दिख रहा है यहाँ पर आप लोगों को स्क्रीन पर, मैंने फर्स्ट कॉलम को रिप्लेस किया। एट द सेम टाइम
सेकंड और थर्ड कॉलम जो है वो क्या रहेगा, एज यूजुअल बना रहेगा। दैट मीन्स कॉलम सेकंड एंड थर्ड कॉलम रिमेंस कांस्टेंट और रिमेंस इन रेस्ट। आ रही बात यहाँ पर आपको समझ, ठीक है। तो ये आपका एज यूजुअल बना रहा है दोनों कॉलम। तो इस तरीके से मैंने डायग्राम तैयार किया है। आप इसे भी आप बेसिकली मेथड के थ्रू सॉल्व कर दीजिए। अगेन एक्सपांड द फर्स्ट रो, ठीक है। आपने एक्सपांड किया, आपने इसको सॉल्व किया, प्लस माइनस करके इसका सिंप्लीफिकेशन 0 आएगा। इसमें किसी को डाउट हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट आता है पर आपका del 2, y के लिए आप del 2 के साथ कंटिन्यू होंगे। तो del 2 कैसे निकालेंगे यहाँ पर? तो अगेन आपको क्या करना है, वो जो आपका del है यहाँ पर उस del के सेकंड कॉलम को रिप्लेस कर दीजिए अपने कॉलम मैट्रिक्स बी कॉलम मैट्रिक्स 1 4 7 के साथ। तो देखिए यहाँ पर मैंने क्या किया है, इस सेकंड कॉलम 1 2 3 को रिप्लेस कर दिया 1 4 7 से। यू कैन सी हियर एट द टाइम पहला और तीसरा कॉलम एज यूजुअल बना रहेगा। उस डिटरमिनेंट का पहला और तीसरा कॉलम एज यूजुअल बना रहेगा, सिर्फ सेकंड कॉलम को ही आप रिप्लेस करते हैं यहाँ पर। तो इस रिप्लेसमेंट से एक नया डिटरमिनेंट तैयार हो जाता है। ऑब्वियसली नया डिटरमिनेंट है तो आपको उसको वापस से सॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि आंसर वेरी कर सकता है। और बट कॉन्ग्रेचुलेशंस, यहाँ पर आंसर वेरी नहीं कर रहे हैं क्योंकि del 1 भी आपका 0 आ रहा है, del 2 भी 0 आ रहा है। सिमिलरली जब आप del 3 निकाल रहे हो पर तो del 3 दैट मींस आपको मैंने बता दिया del 3 तैयार करना है तो आपको थर्ड कॉलम जो है उसे रिप्लेस करना पड़ेगा यहाँ पर कॉलम मैट्रिक्स बी के एलिमेंट्स के साथ। तो यहाँ पर भी देखिए थर्ड कॉलम में आ गया 1 4 7। अब बेसिकली मैंने भी इसको एक्सपांड कर दिया अराउंड द फर्स्ट रो और इसका सिंप्लीफिकेशन भी कोइंसिडेंस है कि इसका सिंप्लीफिकेशन भी क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास del के अलावा del 1 del 2 del 3 तीनों के क्या आ रहे हैं यहाँ पर 1 power 1 0 आ रहे हैं यहाँ पर इज इक्वल्स टू 0। तो आप स्टेटमेंट क्या लिख सकते हैं यहाँ पर thus we have del is equals to 0 at the same time del 1 del 2 del 3 all becomes 0. So either the system of equation is consistent. If it is consistent then it has infinite many solutions, and or in case if it is inconsistent then it has with no solutions, that means it has no solutions. तो ये तो खैर भाई अब आप यहाँ पर फंस रहे हैं, यहाँ पर केस 2 अप्लाई हो रहा है क्योंकि केस 2 की कंडीशन क्या है, del is equals to 0 at the same time del 1 del 2 del 3 so on del n is equals to 0। तो ये केस 2 है यहाँ पर और केस 2 दैट मीन्स सिस्टम ऑफ इक्वेशंस के कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट दोनों होने की पॉसिबिलिटी बनती है। तो लेट्स सी कि फाइनली कंसिस्टेंट है तो क्या होगा इसका इनफिनाइट मैनी सॉल्यूशन, और यदि ये इनकंसिस्टेंट है तो क्या होगा। चलिए लेट्स सी। आप देख सकते हैं कि अब हम कैसे आगे सॉल्व करेंगे यहाँ पर बेसिकली। तो सॉल्व करने का हमारा प्रोसेसर वही होगा, रूल हमारा क्रैमर ही होगा। क्रैमर रूल्स को फॉलो करते हुए ही हम आगे बढ़ेंगे। बट अब हमको करना क्या है, तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर क्या लिखा उसे देखिए यहाँ पर कंसीडर द फर्स्ट टू इक्वेशंस, दिस इक्वेशंस मे बी राइटन एज इन दिस फॉर्म। देखिए मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, 3 इक्वेशंस है, 3 इक्वेशंस को आप बाद में लीजिएगा यहाँ पर ठीक है। आप क्या कीजिए यहाँ पर आप देखो जनरली क्या होता है किसी इक्वेशंस को सॉल्व करने से मेरा मतलब उन इक्वेशंस को आपस में मर्ज करना है, चाहे आप पहले दूसरे को आपस में मर्ज करके कुछ वैल्यूज निकालिए यहाँ पर और उस वैल्यू को तीसरे इक्वेशंस पर रखिए, है ना, या दूसरे तीसरे के साथ कंटिन्यू हो जाए और उसकी वैल्यू को पहले पर रखिए। यहाँ पर फर्क नहीं पड़ता, जैसे कि आपने इसके पहले एलिमिनेशन मेथड या सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ा है। जैसे सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करते थे आप पहले इक्वेशन से जैसे एक्स और वाई 2 वेरिएबल होते थे बेसिकली, तो आप एक्स निकालते थे इन द टर्म ऑफ वाई और एक्स की उस वैल्यू को आप क्या रख देते थे यहाँ पर सेकंड इक्वेशंस में रख देते थे, है ना। आप ऐसा करते थे जब आप क्या करते थे कोई लीनियर इक्वेशंस ऑफ 2 वेरिएबल सॉल्व करते थे तब आपने ये काम किया है। जैसे सपोज आपके पास 2 इक्वेशंस होते थे, कोई 2 लीनियर इक्वेशंस होते थे, तो आप उन्हें कैसे सॉल्व करते थे बेसिकली, तो आप क्या करते थे सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करते थे, पहले इक्वेशन से आपने निकाली एक्स की वैल्यू इन द टर्म ऑफ वाई और उस वैल्यू को आप पुट कर देते थे सेकंड इक्वेशन में। तो सेकंड इक्वेशन से क्या होता था, एक्स के बिहाफ में आपने रख दिया वाई, एक्स के बिहाफ में नहीं, यानी कि एक्स का सब्स्टिट्यूशन आपने इन द टर्म ऑफ वाई कर दिया। तो सेकंड इक्वेशन में एक सिंगल वेरिएबल बच रहा है और वो वाई है, और सिंगल वेरिएबल है तो ऑब्वियसली यहाँ पर पे आफ्टर शिफ्टिंग या ट्रांसफॉर्मिंग आपको कहीं ना कहीं वो वेरिएबल कैलकुलेट होकर के या इवेल्यूएट होकर के मिल जाता है। समझ में आ रहा है आपको, इसे कहते थे हम सब्स्टिट्यूशन मेथड। ऐसा ही कुछ काम अब आप यहाँ पर करेंगे
ऐसा ही कुछ काम अब आप यहाँ पर पे करेंगे। तो देखते हैं यहाँ पर पे क्या करना है। इसके लिए मैंने क्या किया है, मैंने वही काम किया। 3 इक्वेशन है, 3 में मैं पहले 2 इक्वेशन के साथ कंटिन्यू हो जाती हूँ। जैसे मेरा था इक्वेशन नंबर 1 x + y + z = 1। क्या मैं इसे ये एम्प्लॉय करा सकती हूँ? दैट मीन्स ये 3 वेरिएबल मुझे बड़ा इरिटेट करे यहाँ पर पे। 2 वेरिएबल थे तो समझ में आया यहाँ पर पे, है ना। एक को दूसरे के टर्म में लिख करके उसका सब्स्टिट्यूशन दूसरे इक्वेशन में करते हैं तो हमारे पास एक वेरिएबल एलिमिनेट हो जाता है। लेकिन 3 है, 3 से पहले 2 के फॉर्मेट एक को एलिमिनेट कीजिए, है ना। और जिसे एलिमिनेट करना पड़ता है, जिसे एलिमिनेट करना है उसका कुछ ना कुछ सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा। ठीक वैसे मैंने इक्वेशन नंबर 1 को पहले तो मैंने इस फॉर्मेट में लिख दिया, मतलब x + y और z को शिफ्ट कर दिया, तो तैयार क्या हो गया x + y = 1 - z। सिमिलरली जो सेकंड इक्वेशन था x + 2y + 3z = 4, क्या मैं इसको इस फॉर्मेट में लिख सकती हूँ? मैंने क्या कर दिया यहाँ पर लास्ट पे x y वाले टर्म को रखा और z को मैंने फिर शिफ्ट कर दिया कहाँ पर पे, राइट में। तो इक्वेशन क्या तैयार हो गया x + 2y = 4 - 3z। आप देख सकते हैं मैंने इक्वेशन नंबर 1 और 2 इन 2 इक्वेशंस के साथ कंटिन्यू हुई हूँ और इन दोनों इक्वेशंस को मैंने कुछ इस फॉर्मेट में लिखा है। अब ऐसा करने से बेनिफिट क्या है, तो आप देख सकते हैं इन दोनों इक्वेशंस के लास्ट में क्या है, x और y वेरिएबल है और राइट में आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या है, सिर्फ और सिर्फ z। या कहीं ना कहीं आप ऐसा बोल सकते हैं, कहीं ना कहीं आप ऐसा बोल सकते हैं यहाँ पर पे, इससे क्या हो रहे हैं, इससे क्या हो रहा है यहाँ पर पे, मैं x y को प्रेफरेंस दे रही हूँ, यानी x और y का जो सब्स्टिट्यूशन है वो मैं क्या कर सकती हूँ, इक्वेशन नंबर 2 से x y को, यानी इक्वेशन नंबर 2 को कहीं ना कहीं मैंने x y से z के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया है। सिमिलरली इक्वेशन नंबर 2 को भी मैंने क्या कर दिया है, उसमें भी 3 वेरिएबल्स थे, तो 3 में 2 x y के कॉम्बिनेशन को फिर से मैंने क्या कर दिया है, z वेरिएबल के फॉर्मेट में लिख दिया। इन शॉर्ट एज है ना, x + y को मैं रिप्लेस करूंगी या x + y का सब्स्टिट्यूशन में क्या कर सकती हूँ, थर्ड इक्वेशन में 1 - z। सिमिलरली x + 2y इसका सब्स्टिट्यूशन में क्या कर सकती हूँ यहाँ पर 4 - 3z कर सकती हूँ यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर चूंकि मैं x + y का सब्स्टिट्यूशन 1 - z कर रही हूँ और x + 2y का सब्स्टिट्यूशन 4 - 3z कर रही हूँ, मतलब कहाँ पे सब्स्टिट्यूशन करूंगी बेटा, इक्वेशन नंबर 3 में। समझ में आ रहा है यहाँ पर पे, जो तीसरा इक्वेशन है यहाँ पर पे उसमें करूँगी, वो तीसरा इक्वेशन जिसके पास में भी 3 वेरिएबल x y और z, लेकिन x y वाला टर्म कहीं ना कहीं एलिमिनेट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि x y वाले टर्म या टर्म्स को मैंने क्या कर दिया यहाँ पर पे, z के फॉर्मेट में लिख दिया। किस फॉर्मेट में लिख दिया है, z के फॉर्मेट में लिख दिया है। समझ में आ रहा है आपको? नहीं समझा तो अभी आप इस चीज़ को देख सकते हैं, मैं क्या बोलने की कोशिश कर रही हूँ, आपको समझ में आ जाएगा, है ना। ये बेसिकली हम करते आ रहे हैं, हमने 9th तो नहीं 10th वगैरह में काम किया, हमने बहुत किया सब्स्टिट्यूशन मेथड पर, हमने भयंकर काम किया है, ठीक है। तो वही काम आप यहाँ पर फिर से कर रहे हैं, अगर जिसको नहीं समझ में आएगा वो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए आपको सॉल्व कैसे करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड तो आपको समझ में आ गया, सब्स्टिट्यूट हम करेंगे पर बाद में। अब यहाँ पर भी क्या कर रहा है, क्रेमर रूल के साथ ही कंटिन्यू हो रहा है। अब वो सपोज करते चल रहा है कि हमारे पास जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है उसके पास सिर्फ और सिर्फ 2 ही लीनियर इक्वेशंस हैं। आ रही बात समझ? तो ये इन दो नए इक्वेशंस को क्या कर रहा है, अपने सिस्टम ऑफ इक्वेशन कंसिडर कर रहा है। तो ऐसा करने पर डेल क्या तैयार होगा, यहाँ पर डेल क्या तैयार होगा, तो डेल क्या होगा, x का वेरिएबल और y का वेरिएबल। x का वेरिएबल देख सकते हैं, x का कोएफिशिएंट देख सकते हैं आपके 1 और y का कोएफिशिएंट है 1, इधर पर 2। उस तरीके से यहाँ पर ये डिटरमिनेंट तैयार हो जाएगा। समझ में आ रहा है? यहाँ पर अभी ये जो सॉल्व कर रहा है इन दो इक्वेशंस को x और y को कैलकुलेट करने के लिए, क्यों कर रहा है बेटा यहाँ पर भी ऐसा, क्रेमर रूल का इस्तेमाल करें। आगे सब्स्टिट्यूशन भी यूज होगा, अभी क्रेमर रूल का इस्तेमाल करके क्या निकालता है यहाँ पर, बेसिकली इसको सॉल्व कर रहा है और x और y को वो पूरी तरह से या प्योरली इन द फॉर्म ऑफ z निकालने का पूरा एफर्ट्स दे रहा है, ठीक है। अभी आप देखेंगे मैं क्या बोलने की कोशिश करें, मतलब क्वेश्चन क्या था उसको छोड़ दीजिए, अभी हम किस कंडीशन पर काम करें यहाँ पर पे, हम जो केस 2 में जाके ट्रैप हो गए ना, उस सिचुएशन से बाहर निकलने की कोशिश करें। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है आप बायो वालों के लिए, बट कोशिश कीजिए इसे समझने की, आपको समझ आ ही जाएगा। आप देखेंगे यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, अब इन 2 नए लीनियर इक्वेशन से मिलकर के बना एक नया सिस्टम मैं कंसिडर कर रही हूँ और उस नए सिस्टम को सॉल्व करने के लिए अब मैं क्या निकाल रही हूँ, यहाँ पर पे डेल निकाल रही हूँ। आ रही बात समझ? दैट मीन्स क्रेमर रूल के थ्रू करूँगी तो क्रेमर के लिए ऑब्वियसली मुझे डेल रिक्वायर्ड होगा, डेल 1 भी रिक्वायर्ड होगा और डेल 2 भी रिक्वायर्ड होगा। तो चलिए डेल निकालेंगे, तो डेल कैसे निकलता है, जैसे आपको पता है वेरिएबल्स के कोएफिशिएंट से मिलकर के बनता है,
वेरिएबल x है, वेरिएबल y है, हम जो राइट पे जो कुछ होता है उसे एज अ कांस्टेंट ट्रीट करते हैं। तो अभी z को एज अ वेरिएबल मत लीजिएगा, एज अ कांस्टेंट ट्रीट यहाँ पर पे कीजिए। ये क्या बन जाएगा यहाँ पर पे आपका b बन जाएगा, क्या बन जाएगा यहाँ पर पे मैट्रिक्स b बन जाएगा। राइट हैंड साइड पे जो कांस्टेंट होते थे उनको लेकर हम क्या बनाते थे अपना मैट्रिक्स b, तो ये आपका क्या बन जाएगा मैट्रिक्स b बन जाएगा इनको लेकर के। और ये क्या बन जाएगा यहाँ पर वेरिएबल x का कोएफिशिएंट 1 और 1 और ये वेरिएबल y के कोएफिशिएंट देखिए 1 और यहाँ पे 2, तो इस तरीके से डाल के तैयार हो जाएगा यहाँ पे कुछ इस तरीके से तैयार हो जाएगा। अब ऑर्डर 2 वाले किसी स्क्वायर मैट्रिक्स को या डिटरमिनेंट को सॉल्व करना तो मैंने आपको सिखाया है, तो ये आप बहुत ही सिंपल तरीके से निकाल लेते हैं। मल्टीप्लिकेशन से 2 - 1 = 1, दिस इज द वैल्यू ऑफ del। नाउ कैलकुलेट del 1। del 1 के लिए क्या करना पड़ेगा, रूल वही है, del 1 निकालना है, del 1 del से निकलता है। तो del के फर्स्ट कॉलम में क्या कर दीजिए, यहाँ पर फर्स्ट कॉलम को रिप्लेस कर दीजिए किससे, इससे कॉलम मैट्रिक्स b से। यहाँ पे कॉलम मैट्रिक्स b क्या है, ये तो देखिए यहाँ पर मैंने 1 1 यानी कि फर्स्ट कॉलम को रिप्लेस कर दिया यहाँ पर कॉलम मैट्रिक्स b से, आप देख सकते हैं। ठीक है, अब इसको बेसिकली सॉल्व किया है। सॉल्व करने का तरीका आपको मैंने बताया था ऐसा और ऐसा, तो इसको सॉल्व किया मैंने बेसिकली। तो सिंप्लीफिकेशन कितना आ रहा है यहाँ पर, सिंप्लीफिकेशन कितना आ रहा है यहाँ पर आपका z - 2, ये किसकी वैल्यू है, del 1 की वैल्यू है। और क्रेमर रूल के अकॉर्डिंग x क्या होगा, x क्या होगा del 1 बाय del, तो देखिए ये हो जाएगा del 1 बाय del। del 1 जो अभी आपने कैलकुलेट किया z - 2 ये मैंने लिखा, और del चूंकि लिखा आपका 1, तो ये z - 2 बाय 1 दैट मींस z - 2, ये आपको मिल जाती है x की वैल्यू। ये क्या मिल जाती है, प्योरली x की वैल्यू। ये जो इक्वेशन है ये x + y की वैल्यू थी, अभी जो आपको मिला प्योरली किसकी वैल्यू मिली है, x की वैल्यू मिली, प्योर किसकी वैल्यू मिली है, एक सिंगल वेरिएबल x की वैल्यू मिली इन द टर्म ऑफ z। ओके, नाउ व्हाट, अब आप निकालते हैं यहाँ पर del 2, उसी प्रोसेस को फॉलो करेंगे। यहाँ पर del 2 क्या होगा, del 2 हम क्यों निकाल रहे, ताकि हम y कैलकुलेट कर सके, सेकंड वेरिएबल y कैलकुलेट कर सके। अकॉर्डिंग टू क्रेमर रूल y क्या होगा यहाँ पर del 2 बाय del होगा, तो del 2 तो रिक्वायर्ड है, del तो हमारे पास है, लेकिन del 2 भी रिक्वायर्ड हुआ, तो del 2 निकाल लेते हैं। यहाँ पर del 2 के लिए क्या करना पड़ेगा, जो सेकंड कॉलम है del का जो सेकंड कॉलम है यहाँ पर उसको आप रिप्लेस करेंगे किससे, कॉलम मैट्रिक्स b से, जिसके एलिमेंट्स क्या है 1 - z और 4 - 3z। तो देखिए यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, सेकंड कॉलम को रिप्लेस कर दिया, तो इस तरीके से del तैयार हो गया। इसको बेसिकली सॉल्व किया है, सॉल्व करने पर मुझे फाइनली क्या मिल जाता है, यहाँ पर del 2 क्या मिल जाता है, फाइनली 3 - 2z मिल जाता है, 3 - 2z, तो निकल गया del 2। अब निकाल लीजिए y क्या होता है del 2 बाय del, तो यहाँ पर मैंने वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, तो y मुझे मिल गया यहाँ पर प्योर या एक सिंगल वेरिएबल y मुझे क्या मिल गया, इन द टर्म ऑफ z मिल जाता है 3 - 2z। तो इस तरीके से आपको x और y दोनों मिल गया। इज दैट ओके, इज दैट ओके और नॉट, आपको भाई x मिल गया है, आपको भाई y मिल गया। तो ऐसा करने से बेनिफिट हुआ कि नहीं, ऐसा करने से इन फर्स्ट 2 इक्वेशंस को इस तरीके से एनालाइज कराने पर आपका बेनिफिट हुआ है कि एक तरफ एक्स्ट्रा वेरिएबल को रखा है और दूसरी तरफ आपने वेरिएबल z को शिफ्ट कर दिया, वेरिएबल z को आप एज अ कांस्टेंट ट्रीट कर रहे हैं। आ रही बात समझ, तो अब आपको क्या हो जाता है यहाँ पर पे, अब जब आप इसको एक नए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस के तौर पर ट्रीट करते हैं तो आपको कहीं ना कहीं क्या हो जाती है, x और y आपको प्योरली कांस्टेंट होकर के तो नहीं, बट इन द टर्म ऑफ z आपको प्योरली मिल जाते हैं यहाँ पर पे। अब देखिए x भी z के फॉर्मेट में आ गया, x भी z के फॉर्मेट में आ गया, मतलब अब x का सब्स्टिट्यूशन में क्या कर सकती हूँ यहाँ पर पे, z - 2 कर सकती हूँ। सिमिलरली y की न्यू वैल्यू मिल गई इन द फॉर्म ऑफ z, क्या मिल गई यहाँ पर 3 - 2z, तो x भी z के फॉर्मेट में है, y भी z के फॉर्मेट में है, मतलब x का सब्स्टिट्यूशन मैं ये करूंगी इन द फॉर्म ऑफ z और y का सब्स्टिट्यूशन भी मैं इन द फॉर्म ऑफ z कर सकती हूँ। तो मुझे एक चीज़ बताइए, मेरे पास 3 इक्वेशन थे स्टार्टिंग में, 3 में यदि मैं थर्ड इक्वेशंस में पहले 2 को तो मैंने पूरा इस्तेमाल किया, पहले 2 से मैंने क्या किया है, x और y को पहले तो z के फॉर्मेट में कन्वर्ट किया है और फिर प्योरली मैंने x y दोनों को इंडिविजुअली तौर पर इन द टर्म ऑफ z कैलकुलेट किया। तो कहीं ना कहीं अब मेरे पास एक ही वेरिएबल बच रहा है और वो है z। जब आप x बोलिए तो x पे डिपेंड्स कर रहे हैं यहाँ पर पे इन द थर्ड वेरिएबल z। सिमिलरली y जो यहाँ पर पे वो भी क्या है यहाँ पर इन फॉर्म ऑफ z, दैट मींस इट्स आल्सो डिपेंड्स ऑन द थर्ड वेरिएबल z। तो कहीं ना कहीं x और y का जब मैं सब्स्टिट्यूशन इन द फॉर्म ऑफ z करती हूँ तो मेरे पास थर्ड इक्वेशन में सिर्फ और सिर्फ एक ही वेरिएबल बचता है और वो है z। x और y तो एलिमिनेट होगा क्योंकि मैं उसका सब्स्टिट्यूशन इन द फॉर्म ऑफ z कर देती हूँ। तो अब हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड। नाउ वी आर गोइंग टू सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू of variable x and y in the form of z on the equation number
थर्ड। इक्वेशन नंबर थर्ड जैसे आपने डिक्लेयर किया था वहाँ एक्स वाई की वैल्यू रख दीजिए, जेड तो ऑलरेडी था, जेड जेड बना रहेगा, तो ये तीनों वैल्यूज को रखते हैं। लेट्स सी क्या होता है, क्या इस सब्स्टिट्यूशन पर इक्वेशन आपका सेटिस्फाइड होता है, एक्स वाई की इन वैल्यूज पर क्या इक्वेशन नंबर थर्ड सेटिस्फाइड होता है। यदि सेटिस्फाइड होता है तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन कंसिस्टेंट है, और कंसिस्टेंट है तो इन्फिनाइट मैनी सॉल्यूशंस होंगे। बट यदि इक्वेशन एक्स और वाई की इन वैल्यूज पर थर्ड इक्वेशन सेटिस्फाइड नहीं होता, इट मीन्स फुलफिल नहीं होता है, तो सीधी सी बात है आपका आंसर क्या निकलेगा, यहाँ पर कंक्लूजन क्या निकलेगा कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या है, इनकंसिस्टेंट है। और इनकंसिस्टेंट है तो बात वहीं पे आप खत्म कर देंगे। तो लेट्स सी कि भाई एक्स वाई की इन वैल्यूज को जब हम इक्वेशन नंबर थर्ड पर सब्स्टिट्यूट करते हैं तो इक्वेशन नंबर थर्ड फुलफिल होता है या नहीं। तो ये देखने का वक्त यहाँ पर आ गया है। चलिए तो हम इन्हीं वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर z इज इक्वल्स टू, मैं क्या कर देती हूँ, z इज इक्वल्स टू k कंसिडर कर लेती हूँ। आप बोलेंगे मैडम ये तीन वेरिएबल क्या कम थे जो आप एक चौथा कंसिडर कर रहे हैं। चलिए मत कीजिए कंसिडर, फर्क नहीं पड़ता, मतलब z को z लिखेंगे। चलिए ठीक है, लेकिन ऑब्वियसली वेरिएबल है इसलिए कोई ना कोई तो वैल्यू आएगी, तो कोई ना कोई रियल नंबर हम उसको कंसिडर करेंगे आगे जाकर। भाई हमको नहीं पता z इज इक्वल टू पर्टिकुलर 2 आ रहा है कि 3 आ रहा है कि 4, उसकी एग्जैक्टली वैल्यू हमको नहीं पता, बट कोई ना कोई ऑब्वियसली रियल नंबर ही आएगा। भाई कोई भी एक बट रियल नंबर आएगा, एंड दैट्स व्हाई z के लिए मैंने जो कांस्टेंट सपोज किया है उस कांस्टेंट को मैंने क्या बताया, एक रियल बताया और बिलोंग करके बताया तो z इज इक्वल टू k कंसीडर किया है ना। कोई ना कोई रियल नंबर आएगा, चाहे उसकी वैल्यू 2 आए, 4 आए, 6, 8 आए, 9, 10, 15 कुछ भी आए। ये नेगेटिव वैल्यू भी आती है z की तो फर्क नहीं पड़ता, बट होगा तो वो एक रियल नंबर ही ना। एंड दैट्स व्हाई z इज इक्वल टू k कंसीडर किया गया और k को मैंने क्या बताया, it's just a real number which belongs, which may be something, and that's why it belongs to what, set of real numbers। It belongs to symbol होता है, it belongs to the set of real numbers। ये real numbers के set को belong करता है। कोई भी पॉजिटिव या कोई भी नेगेटिव इंटीजर हो सकता है, किसी भी तरीके का नंबर हो सकता है। आधी बात यहाँ पर मैं आपको समझ में क्या बोल रही हूँ, z बराबर कुछ भी हो सकता है, कुछ भी, इट मीन्स कुछ भी हो सकता है। तो मैंने उसको एक रियल नंबर के तौर पर बता दिया है कि भाई वो कोई भी नंबर हो सकता है, कोई भी नंबर दैट रियल ही होगा। रियल की कैटेगरी में अब सेट ऑफ रियल नंबर क्या है, बहुत बड़ा सेट है, उस पर चर्चा हम बाद में करेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो अब आप देखिए क्या है, x का निकला आपका z माइनस 2 था, z के भी आपको मैंने k रख दिया। आप मत रखिए, आप z के साथ ही कंटिन्यू हो जाए, फर्क नहीं पड़ने वाला है ना, फर्क नहीं पड़ने वाला है। z ही हो जाएगा, z माइनस 2 हो जाएगा आपका। थर्ड इक्वेशन क्या, पहले इक्वेशन नंबर थर्ड को लिख लेते हैं। इक्वेशन नंबर थर्ड को पहले हम लिख लेते हैं कि इक्वेशन नंबर थर्ड हमारा था क्या। इक्वेशन नंबर थर्ड था आपका, इक्वेशन नंबर थर्ड है आपका x प्लस 3y प्लस 5z इज इक्वल टू व्हाट, 7। ये आपका इक्वेशन नंबर थर्ड था। तो चलिए यहाँ पर x y की वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करते हैं। x इज इक्वल टू आप क्या रखेंगे यहाँ पर z माइनस 2 प्लस 3 इंटू वाई की वैल्यू आप क्या रख सकते हैं, 3 माइनस 2z है, जिसमें हमने 5z अपनी जगह बना हुआ है, इक्वल टू 7। आपको इक्वेशन को क्या करना है, इक्वेशन को क्या करना है बेटा, यहाँ पर चेक करना है। इक्वेशन को क्या करना है बेटा, आपको बेसिकली चेक करना है कि भाई आपका जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, यानी कि जो थर्ड इक्वेशन है वो आपका क्या हो रहा है, यहाँ पर सेटिस्फाइड होता है कि नहीं। तो ये हो गया z माइनस 2 प्लस, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इंटू 3 कितना हो गया, यहाँ पर 9 माइनस 6z प्लस 5z इज इक्वल टू 7। अब इसे सॉल्व कर लीजिए, यहाँ पर कितना जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा आपका 1 और 5 है, 4 आपस में कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पर तो आपका आ जाता है माइनस 2 प्लस 9 विच इज इक्वल टू व्हाट, 7 चल रहा है यहाँ पर, और ये भी 7 इज इक्वल टू 7। वाओ, ग्रेट जॉब, ग्रेट जॉब। आपको क्या मिला, 7 इज इक्वल टू 7। क्योंकि जब आप x और y का ये सब्स्टिट्यूशन इक्वेशन नंबर थर्ड पर करते हैं तो हाँ भाई, x और y के इस सब्स्टिट्यूशन पर आप देख सकते हैं आपका इक्वेशन नंबर थर्ड क्या हो रहा है, सेटिस्फाइड हो रहा है। सेटिस्फाइड का मतलब तो जानते ही होंगे आप, इक्वेशंस का बैलेंस होना। सेटिस्फाइड होने का मतलब इक्वेशंस का बैलेंस होना। बैलेंस होने से मतलब क्या, x और y का जब हम लेफ्ट में सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं तो आफ्टर सब्स्टिट्यूशन क्या मुझे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट मिल रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि इक्वेशन इनइक्वालिटी में कन्वर्ट हो गया है, कहीं ऐसा तो नहीं है इक्वालिटी नाम की कोई चीज़ ही नहीं बची, दोनों पक्ष बराबर तो है ना। तो देखिए x और y का सब्स्टिट्यूशन पर जब मैंने किया तो मेरा क्या हो गया, यहाँ पर मैथ्स आपस में z कैंसिल आउट हो गया और आप देख सकते हैं माइनस 2 प्लस 9 है यहाँ पर, तो क्या आ गया यहाँ पर माइनस 2 प्लस 9 7, तो लेफ्ट सिंपलीफाई होकर
बैलेंस्ड, इसी इक्वेशंस के बैलेंस होने को हम क्या करते हैं, इक्वेशंस का सेटिस्फाइड होना या इक्वेशंस का फुलफिल होना। और चूंकि एक्स और वाई के इस सब्स्टिट्यूशन पर इक्वेशंस बैलेंस्ड हो रहा है, इक्वेशन फुलफिल हो रहा है, इट मीन्स system of linear equation, this system of linear equation is definitely consistent, and just because it is consistent, that means it has infinite many solutions. But what kind of infinite many solutions? So let's see what kind of infinite many solutions. Wait a minute. Okay, अब देखिए, अब कंसिस्टेंट है इतना तो कंफर्म हो गया। अब कंसिस्टेंट में इन्फिनाइट मैनी सॉल्यूशंस कैसे बने, मतलब गिनती नहीं की जा सकती, इतने ज़्यादा नंबर ऑफ सॉल्यूशंस यहाँ पर आपको मिल रहे हैं। मतलब x का 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, बल्कि इन्फिनाइट नंबर्स में पॉसिबल आंसर्स हैं। अब आप बोलेंगे मैडम ये कैसे पॉसिबल है, तो ध्यान दीजिए, x आप क्या पढ़ रहे हैं, x की वैल्यू क्या है, z-2, और z को मैंने क्या बताया, z को सपोज किया हमने k, कोई नंबर सपोज करते, z की कोई ना कोई वैल्यू होगी और वो कोई ना कोई वैल्यू डेफिनेटली रियल होगी। दैट मीन्स x इज इक्वल टू, आप कोई वैल्यू कंसिडर कर लीजिए, जैसे मैंने कंसिडर किया यहाँ पर पे k। अब आप कोई भी नंबर कंसिडर कर सकते हो, क्योंकि मैं k को क्या बता रही हूँ, इट्स बिलोंग्स टू द सेट ऑफ रियल नंबर्स, तो सेट ऑफ रियल नंबर्स में बिलोंग करने वाला कोई भी नंबर आप चूज कर लीजिए। जैसे मैं क्या चूज कर सकती हूँ बताइए, z इज इक्वल टू k, सपोज z चूज नहीं, सॉरी सीन्स लिखना है, सीन्स क्या है पर यहाँ पे देखिए, सीन्स हमने क्या कंसिडर किया हुआ है, that is equal to k and k belongs to what set of real number। आपको पता होना चाहिए सेट ऑफ रियल नंबर एग्जैक्टली दिखता है, पहली चीज सेट ऑफ रियल नंबर जो है वो कुछ ऐसा दिखता रहता है। सेट ऑफ रियल नंबर क्या है, यहाँ पर पे 0 के आप लेफ्ट की ओर अग्रसर होते हैं, 0 से लेफ्ट की ओर अग्रसर होते हैं, दैट मींस टुवर्ड्स लेफ्ट की ओर -1 है ना, -2 -3 से ऑन आप आगे बढ़ते चले जाएंगे, माइनस इनफिनिट तक आप सारे नंबर्स कवर कर सकते हैं सेट ऑफ रियल नंबर्स में। सिमिलरली जब आप 0 से टुवर्ड्स राइट जाते हैं तो क्या मिलता है, 1 2 3 सो ऑन इनफिनिट तक, अप टू इनफिनिट, सो माइनस इनफिनिट टू प्लस इनफिनिट, व्हाट आई एम सेइंग, माइनस इनफिनिट टू प्लस इनफिनिट। तो सेट ऑफ रियल नंबर्स एक या दो नंबर को नहीं लेता है, बल्कि 0 से आप टुवर्ड्स लेफ्ट माइनस इनफिनिट तक जाएं, टुवर्ड्स राइट प्लस इनफिनिट तक जाएं, जितने भी नंबर आते हैं वो तमाम नंबर रियल्स हैं। अब सेट ऑफ रियल नंबर सबसे बड़ा होता है, ये भी आप अपने दिमाग में बैठाइए, उसके अंदर इंटीजर्स आता है, उसके अंदर रैशनल्स आता है। व्हाट आई एम सेइंग, सेट ऑफ रियल नंबर इज द बिगेस्ट सेट, दैट मींस उसके अंदर डेसिमल भी आ रहा है, फ्रैक्शन भी आ रहा है, नेगेटिव भी आ रहा है, पॉजिटिव भी आ रहा है, ऑल काइंड ऑफ नंबर्स, इट्स जस्ट रियल। आ रही बात यहाँ पर समझ, एंड दैट्स व्हाई आपको भी नंबर कंसिडर कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर कंसिडर कर लेती हूँ, मैं कंसिडर कर लेती हूँ z इक्वल टू 2, अपने मन से कोई भी नंबर चूज कर लीजिए आप, x इज इक्वल टू 2 - 2, दैट मींस आपको x क्या मिल गया, 0 मिल गया। इन दैट सिचुएशन यू विल गेट x इज इक्वल टू 0। बट लेट मी वेरी क्लियर, दिस इज नॉट द ओनली और सिंगल पॉसिबल आंसर, हियर वी हैव लॉट्स ऑफ चॉइस, लॉट्स ऑफ पॉसिबिलिटीज। भाई आपको तो z पर डिपेंडेंट है ना, अब z तो सेट ऑफ रियल नंबर पर बिलोंग करता है, तो कोई भी दूसरी वैल्यू आप कंसीडर कर लीजिए, कंसीडर कर लीजिए आप -2, आप यदि -2 कंसीडर करते हैं तब क्या होगा, तो देखिए x इज इक्वल टू क्या, z -2, z का मैंने सब्स्टिट्यूशन किया क्या है, -2 इक्वल टू -4। आरी बात यहाँ पर मैं समझ, तो देखिए अब यहाँ पर x की में दूसरी वैल्यू मिल गई है -2। आरी बात समझ, इस तरीके से आप कोई भी रियल नंबर रखते हैं तो उस किसी भी रियल नंबर पे ऑब्वियसली आपको x की वैल्यू में वेरिएशन देखने मिलेगा, डिफरेंट वैल्यूज आपको मिलेंगी। तो इस तरीके से उसके, चूंकि हम इन्फिनाइट नंबर सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं 1 by 1, एंड दैट्स बिकॉज सॉरी दैट्स वाई हमको क्या मिल सकते हैं यहाँ पर इन्फिनाइट डिफरेंट पॉसिबल आंसर्स मिल सकते हैं z के डिफरेंट सब्स्टिट्यूशंस पर, या इन्फिनाइट डिफरेंट सब्स्टिट्यूशंस पर। आ रही बात यहाँ पर आपको समझ, तो चलिए यहाँ पर खत्म करते हैं, जिस तरीके से x पॉसिबल है उसी तरीके से y भी पॉसिबल है। जैसे y से सबसे क्या यहाँ पर 3 - 2 z कितना है, 3 - 2 z यहाँ पर, तो y is equal to 3 - 2 z, इट्स आल्सो डिपेंड्स ऑन द z। अब चूंकि z सेट ऑफ रियल नंबर पर बिलोंग करने वाला कोई भी नंबर हो सकता है, हियर यू हैव इनफिनाइट नंबर ऑफ चॉइसेस if you are going towards the left from the 0 or towards right from the 0. In both situations you have infinite number of possibilities. You can substitute infinite different values and in
infinite different substitutions of z, you will get infinite different values of y. So in this way you will get infinite many solutions for this linear equation. So it is very clear, it is not so heavy, it's very simple. ये एग्जाम्पल आपको आपकी बुक में भी मिल जाएगा और यदि कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछिए. बाय बाय, सी यू.